हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक की क्लास में पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस की। उसके बाद आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब देखिए, हम एक एक टर्म को लेकर यहाँ डिस्कस करते हैं। बॉन्ड एंगल की हम बात करते हैं बंद कोण की। तो बंद कोण क्या होता है? तो देखिए, किसी अणु के दो सन्निकट, जिन्हें हम विसिनल एटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विसिनल एटम सन्निकट बंदों के मध्य का कोण बंद कोण कहलाता है। आपका जैसे कोई भी एटम हो, जस्ट लाइक आप यहाँ समझिए, आपका कोई भी ये एटम है, तो इस एटम से बिल्कुल जुड़ने वाले जो दो बंद हैं, इन बंद के बीच का जो कोण है, मान लो ये एटम है, इस प्रकार का दो बंद है सन्निकट, तो ये जो होगा ये बॉन्ड एंगल आपका कहलाता है। अब ये किस मैनर में ये दो बॉन्ड जुड़े हुए हैं? अब जो बिल्कुल नियर बाय में जो बॉन्ड होंगे उनके बीच के जो कोण होगा वो बॉन्ड एंगल आपका कहलाता है। सन्निकट इनसे बोलते हैं हम, और इसे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में विसिनल एटम बोलते हैं। ठीक है। बंद कोण का मान बंधन में भाग लेने वाले परमाणुओं की प्रकृति व कक्षकों के संकरण के प्रकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल, हाइब्रिडाइजेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ रोल रहता है, संकरण का विशेष रोल रहता है, और जो बंद कोण है वो संकरण पर ही निर्भर करता है। जहाँ हम बात करते हैं, यदि आपका किसी यौगिक में किसी परमाणु का संकरण sp3 है, तो उसमें बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। यह डिग्री का साइन है और ये मिनट का साइन है, इसे मिनट बोलते हैं। ठीक है। तो जो एग्जैक्टली sp3 संकरित कोई भी एटम है, तो उससे जो बॉन्ड एंगल का मान प्राप्त होगा वो हमें 109 डिग्री 28 मिनट का प्राप्त होगा। यदि अपना संकरण sp2 संकरण है, तो वहाँ पर हमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का प्राप्त होगा। और यदि संकरण किसी मॉलिक्यूल में किसी परमाणु का sp संकरण है, तो वहाँ हमें बॉन्ड एंगल का मान 180 डिग्री प्राप्त होगा। अब एक कंडीशन है, वो ये है कि sp3 संकरण में 109 डिग्री 28 मिनट का आदर्श कोण केवल उस स्थिति में ही बनता है जब केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़ने वाले चारों समूह बिल्कुल समान हो। जैसे हम बात करें, ये आपका कोई भी ए एटम है, तो इससे जुड़ने वाले जो चार एटम हैं, तो ये सारे एक ही जैसे होने चाहिए। ये केमिकली एंड फिजिकली जो प्रॉपर्टी इनकी है वो एक जैसी होनी चाहिए, तभी जो आपका ये बॉन्ड एंगल है ये 109 डिग्री 28 मिनट का प्राप्त होगा। और यदि इन चारों समूहों में से यदि कोई भी समूह आपका डिफरेंट टाइप का है, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये विचलन दर्शाएगा, अर्थात ये बंद कोण जो है कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है जुड़ने वाले अन्य समूह की प्रकृति के ऊपर। ठीक है। जैसे हम यहाँ उदाहरण लेके बात कर लेते हैं। अपने पास मेथेन जो होती है गैस, उसकी हम बात करते हैं। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4, से मीथेन कहते हैं। इसमें देखो, कार्बन आपका केंद्रीय परमाणु है और इससे जुड़ने वाले 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की जो नेचर है वो सबकी एक समान होती है। इसी कारण से इसमें प्रत्येक हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का जो बंद कोण होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का ही होगा। चाहे आप इसकी बात कर ले, चाहे आप इसकी बात कर ले, चाहे आप इसकी बात कर ले, चाहे यहाँ से इसकी बात कर ले, या इससे इसकी बात कर लें, तो ये जो बंद कोण का मान है ये आदर्श बंद कोण इनका यहाँ पर 109 डिग्री आएगा। अगर हम बात करते हैं नियोपेंटेन की, तो नियोपेंटेन में भी देखिए आप 4 मिथाइल समूह एक समान है, तो यहाँ भी बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट हमें प्राप्त होगा। हम बात कर लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में जुड़ने वाले चारों समूह एक समान है, तो बंद कोण का मान बिल्कुल जो है 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट केस,
यदि sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ी हुई चारों संयोजकताएं भिन्न समूहों से संतुष्ट हो तो बंध कोण विचलन का जो है प्रदर्शन करता है। यहाँ देखो हम उदाहरण लेते हैं। 2-ब्रोमोपेंटेन में जो कार्बन कार्बन ब्रोमीन बंध कोण है वो 114.2 डिग्री का होता है, जो कि sp3 सामान्य बंध कोण से अधिक है। तो देखिए बेटा यहाँ पर यह है आपका 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो देखिए हम ये लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, नंबरिंग देते हैं यहाँ से 1 2 3, या इधर से दे सकते हैं 1 2 3। अब ये हाइड्रोजन तो यहाँ पर इसके साथ हैं और जुड़ने वाला ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे, 2 पे। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 कार्बन वाली श्रृंखला है तो ये 3 कार्बन है तो प्रोप। इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो ये क्या हो गया, सिंपली एल्केन। तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, एन, तो क्या हो गया ये प्रोपेन। अब प्रोपेन में कोई प्रतिस्थापी है तो किस पोजीशन पे है, वो 2 पोजीशन पर है। और 2 पोजीशन पर कौन सा प्रतिस्थापी आपका, ब्रोमो। तो इस कारण इसका नाम पड़ा 2-ब्रोमोप्रोपेन। अब यहाँ पर जो ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके ऊपर जो है 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं, और उन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के कारण यहाँ पर बंध कोण का मान अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि इसके और इसके बीच में जो रिपल्सन होगा और इसके जो साइज है वो लोन पेयर का साइज है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल्स की। यहाँ हम उदाहरण लेते हैं H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल का जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आपका आता है, क्योंकि यहाँ लोन पेयर भी हम इसमें एज ए हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है निकालते वक्त। तो यहाँ पर जो 109 डिग्री 28 मिनट का बंध कोण आना चाहिए वो ना आकर वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 104 डिग्री 27 मिनट का होता है, या हम इसे 104.5 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम अमोनिया की बात कर लेते हैं। अमोनिया जो आपका NH3 होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के मध्य का जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 107 डिग्री 48 सेकंड का प्राप्त होता है। हम इसे राउंड ऑफ में जो है 107 डिग्री भी कह देते हैं, बाकी एग्जैक्ट वैल्यू इसकी जो है वो है 107 डिग्री 48 सेकेंड। तो ये हो गई आपकी बॉन्ड एंगल की बात। अब इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो अब अगला टॉपिक अपना है बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसे हम बंध ऊर्जा अथवा बंध सामर्थ्य कहते हैं। देखिए, एक सहसंयोजक बंध बनने में ऊर्जा का निकास होता है, क्योंकि परमाणु एक स्थायी विन्यास में आकर अणु बनाते हैं। किसी बंध के बनने में जितनी अधिक ऊर्जा का निकास होगा, बने हुए बंध की उतनी ही अधिक सामर्थ्य होगी, अर्थात वह बंध उतना ही अधिक मजबूत होगा। हम ये कह सकते हैं कि कोई बॉन्ड फॉर्मेशन में यदि एक्सेस मात्रा या बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का निष्कासन हो रहा है, ऊर्जा निकल रही है, तो वो बंध उतना ही मजबूत होगा, अर्थात उसकी बंध सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी। एक सहसंयोजक बंध तोड़कर दो उदासीन मूलकों को बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह बंध ऊर्जा कहलाती है। एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हमें होती है वो बॉन्ड एनर्जी के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो है अपना बॉन्ड एनर्जी कितने प्रकार की होती है। तो हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी आर 2 टाइप्स, ठीक है, जिसमें पहली जो टर्म है वो कहलाती है आपकी वियोजन ऊर्जा या डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बंध ऊर्जाएं 2 प्रकार की होती है। पहली डिसोसिएशन एनर्जी, तो देखिए इसे
परिभाषित करते हैं। गैसीय अवस्था में एक बंध को तोड़कर दो उदासीन मूलकों को वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा वियोजन ऊर्जा कहलाती है। इसे हम डी द्वारा प्रेजेंट करते हैं या इसे हम कैपिटल डी द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर HOH जो है, अब इसमें इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हमें ब्रेक करना है। हम या तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं या इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़कर हमें क्या बनाने हैं, मूलक, दैट मीन फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल जब बनेगा तो कब बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास जाए और एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास जाए। अब उस कंडीशन में देखो यहाँ पर OH फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल बनेगा। तो इस बंध को तोड़ने के लिए हमें 118 किलो कैलोरी प्रति मोल की आवश्यकता होगी। अब नेक्स्ट केस में हम बात करते हैं कि अब दूसरा बॉन्ड हमें तोड़ना है। इस रेडिकल से जुड़ा हुआ जो बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड में आधा इधर टूटेगा आधा इधर टूटेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। इसे हम बोलते हैं होमोजीनियस क्लीवेज या समान विखंडन। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो ऑक्सीजन का अपना लोन पेयर हो गया और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के रूप में बच गया। तो इस बंध को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की कितनी आवश्यकता हुई, वो है 100 किलो कैलोरी प्रति मोल। अर्थात गैसीय अवस्था में जल के अणु के पहले O या HO या OH बंध की वियोजन ऊर्जा 118 किलो कैलोरी व दूसरे HO बंध की वियोजन ऊर्जा 100 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। सेकंड है आपकी टर्म, वो है बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी। किसी अणु के विभिन्न बंधों की वियोजन ऊर्जाओं का औसत उसकी बंध ऊर्जा कहलाता है। इसे हम कैपिटल E द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम बात करें H2O मॉलिक्यूल के लिए ही, तो यहाँ पर प्रथम OH बॉन्ड के लिए डिसोसिएशन एनर्जी वियोजन ऊर्जा 118 किलो कैलोरी प्रति मोल प्राप्त हुई और सेकंड OH बॉन्ड के लिए डिसोसिएशन एनर्जी 100 किलो कैलोरी प्रति मोल प्राप्त होती है। तो अब हम बात करें बॉन्ड एनर्जी की, तो बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालते हैं, इनकी डिसोसिएशन एनर्जी का औसत। तो देखो प्रथम 118 दूसरा 100 और इन दोनों को जोड़कर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो एवरेज वैल्यू आएगी वो है 109 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो हम कह सकते हैं H2O मॉलिक्यूल के लिए या H2O अणु के लिए बंध ऊर्जा का मान 109 किलो कैलोरी प्रति मोल होगा। नेक्स्ट, द्विपरमाणुवीय अणुओं के लिए वियोजन ऊर्जा व बंध ऊर्जा का मान एक ही होता है, अतः डिफ्यूजन एनर्जी डिसोसिएशन एनर्जी एंड डिसोसिएशन एनर्जी इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, हम इसे D इक्वल टू कैपिटल E लिख सकते हैं या DE इक्वल टू BE। ये बॉन्ड एनर्जी है, ये डिसोसिएशन एनर्जी है, क्योंकि इन अणुओं में केवल एक ही बंध होता है। जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हम बात करें H2 की, O2 की, Cl2 की, जितने भी आपके डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें जितना मान उसकी डिसोसिएशन एनर्जी का होगा वही मान उसकी बॉन्ड एनर्जी का होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। बंध ऊर्जा को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की, जिसे हम बंध क्रम कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, दो एटम्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड्स की संख्या बॉन्ड ऑर्डर उनकी कहलाती है। जैसे हम बात करें यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हमें जो प्राप्त होगा वो 1 प्राप्त होगा। और एक बॉन्ड ऑर्डर के लिए जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो होगी 347 किलो जूल प्रति मोल। या हम यूँ कह सकते हैं कि बॉन्ड, इसका जो रिलेशन निकल के आएगा एक अपना मैथमेटिकल रिलेशन, वो है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। यदि आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी डेफिनेटली बढ़ेगी।
या हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है तो बॉन्ड एनर्जी का मान भी घटेगा। देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब इन तीनों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? हमने अभी अभी कहा कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अब यहाँ पर एक बंध को तोड़ने के लिए 347 किलो जूल प्रति मोल हमें आवश्यकता हुई। यहाँ पर डबल बंध को तोड़ने के लिए 611 किलो जूल प्रति मोल की आवश्यकता होगी और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 837 किलो जूल प्रति मोल की आवश्यकता होगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ आने पर, सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड पे जाने पर ऊर्जा का मान लगभग 3 गुना हो गया है। यहाँ 347 और यहाँ 837 किलो जूल प्रति मोल हैं। यदि हम किलो जूल को किलो कैलोरी में लिखें तो ये होगा 79.1 किलो कैलोरी प्रति मोल, ये होगा 141.3 किलो कैलोरी प्रति मोल और ये होगा 194.4 किलो कैलोरी प्रति मोल। एक आप ये भी रिलेशन ध्यान रखिएगा, एक बार पूछा गया एग्जाम में कि 1 किलो कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं, तो 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.184 किलो जूल होता है। यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन एक बार आया है छोटा। अगला आपका है रेजोनेंस। रेजोनेंस किसे कहते हैं? अनुनाद से अणु की अनुनादी जो है ऊर्जा में कमी होती है, जिससे अणु की स्थायित्वता में वृद्धि होती है। तीसरे फैक्टर की हम बात करते हैं एटॉमिक साइज। यदि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा या परमाणु का जो आकार है वो बॉन्ड एनर्जी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी, परमाणु का आकार यदि छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी का मान बढ़ेगा। या हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज होगा। चौथा जो आपका कारक है वो है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। किसी अणु में प्रतिशत S लक्षणों की वृद्धि से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वृद्धि होती है, फलस्वरूप अणु के आयनिक गुणों में भी वृद्धि होती है, जिससे उस अणु की बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाती है, अर्थात अधिक हो जाती है। उदाहरण जैसे इसको मैंने पूरे लैंग्वेज को एक लाइन में लिखने का प्रयास किया आप लोगों के लिए। देखिए, यदि अपने प्रतिशत S लक्षण इंक्रीज होते हैं, ये साइन किसका है? इंक्रीज का, ठीक है। प्रतिशत S लक्षण इंक्रीज होंगे देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी आपकी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो आपके आयोनिक कैरेक्टर जो होते हैं, आयनिक गुण होते हैं, वो भी इंक्रीज होंगे, और जब आयनिक गुण इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड एनर्जी डेफिनेटली इंक्रीज होगी, ठीक है। हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं एग्जाम्पल लेकर कि ये अपना स्टेटमेंट सही भी है या नहीं। आपका क्वेश्चन है एथेन मतलब एथेन व एथाइन में से किसकी बॉन्ड एनर्जी अधिक होती है, कारण बताइए। क्वेश्चन आपका है, एक बार पुनः सुने। एथेन व एथाइन में से किसकी बॉन्ड एनर्जी अधिक होती है और उसका कारण दीजिए। तो देखिए आपका यह है एथेन, CH2 डबल बॉन्ड है और यहाँ CH के बीच में 3 बंध है, यह है आपकी एथाइन, ठीक है। अब यहाँ पर संकरण की हम बात करें तो संकरण मैंने आपको कल दिखाया था निकालना कि 2 सिग्मा 2 पाई अगर है किसी कार्बन का तो संकरण कौन सा होगा? sp। तो इस कार्बन की बात करते हैं, ये आपका पाई है, ये आपका पाई है और बीच में सिग्मा है और ये इधर भी सिग्मा है। तो 2 सिग्मा 2 पाई हो गए आपके इस कार्बन के पास, इसका संकरण भी sp और इसका भी sp। तो संकरण sp अगर आपका है तो यहाँ पर 50% करेक्टर S के हैं और 50% P के हैं। बात हम करते हैं यहाँ पर एथीन की, इस कार्बन की। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तीसरा सिग्मा ये रहा और ये पाई रहा। तो 3 सिग्मा और 1 पाई अगर आपका है इस कार्बन के पास में तो आपका जो है हाइब्रिडेशन होगा sp2। अब sp2 है तो यहाँ पर S लक्षण मतलब S और P के 3 कक्षक आपके पास टोटल हैं।
तो यहाँ पर S की शेयरिंग कितनी हो गई 33.33%, और यहाँ पर S की शेयरिंग प्रतिशत लक्षण 50%। तो जहाँ S कैरेक्टर अधिक होंगे वहाँ बॉन्ड एनर्जी अधिक होगी। तो देखिए आप इसे लिख सकते हैं, इथाइन में प्रतिशत S लक्षण अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, जिससे यह अणु अधिक आयनिक हो जाता है। यही कारण है कि इसमें बॉन्ड एनर्जी का मान एथीन की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है। तो ये आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स। अगली जो अपनी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे स्थानीयकृत या केंद्रीकृत एवं विस्थानीकृत रासायनिक बंध, जिसे हम बोलते हैं लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। तो आज के वीडियो लेक्चर में यदि आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।